एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अविनाश और इस वक्त मैं हूं जगन्नाथ जी की नगरी पुरी में। रथ यात्रा से हर छोटी बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो जय जगन्नाथ और आइए मेरे साथ शामिल हो जाइए इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में। यात्रा शुरू होने वाली है और उससे पहले उससे जुड़ी कुछ बातें कर लेते हैं। रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होती है और इस बार तिथि पड़ रही है 20 जून को। ऐसे तो तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन से रथ बनने का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जो मेन कार्यक्रम है वो शुरू होता है देवस्नान पूर्णिमा के दिन। ये वो दिन है जब तीनों विग्रहों को मंदिर से स्नान मंडप में लाया जाता है। 108 कलश जल से शाही स्नान कराया जाता है और स्वाभाविक है इतने जल से स्नान करने के बाद भगवान जगन्नाथ जी, उनके बड़े भाई बालभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। अस्वस्थ होने के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। भक्तों को भगवान के दर्शन होते नहीं हैं और 15 दिनों तक वो एकांतवास में चले जाते हैं। हम इसे क्वारंटाइन कहते हैं और इसे यहाँ पर अनासार काल कहा गया है। इन 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ जी उनके दूसरे स्वरूप अलारनाथ स्वामी के रूप में दर्शन देते हैं। अलारनाथ स्वामी का मंदिर ब्रह्मगिरी पर है, जो पुरी से 23 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है और इन 15 दिनों में भक्त उन्हीं भगवान के दर्शन करते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि जब भगवान बीमार है तो उनका इलाज कैसे चलता है। उनके इलाज में जो औषधि, जो मेडिसिन यूज होती है उसे दशमूल कहा गया है। दशमूल यानी कि 10 औषधियों का मिश्रण। अब इन्हीं मेडिसिन को भगवान को दिया जाता है और इसके बाद भगवान स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ होने के बाद भगवान का नवयौवन दर्शन होता है, जिसे नेत्र उत्सव भी कहा जाता है और उसके ही एक दिन बाद रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा निकलती है पुरी के मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक। अब पुरी से गुंडीचा मंदिर की दूरी है तकरीबन 3.5 किलोमीटर। गुंडीचा मंदिर गुंडीचा महारानी को समर्पित है। अगर हम पौराणिक मतों के हिसाब से जाए तो गुंडीचा महारानी राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, जिसे भगवान जगन्नाथ जी ने अपने मौसी के रूप में स्वीकार किया था और यह भी कहा था कि साल में एक बार वो उनसे मिलने आया करेंगे, जिसे हम रथ यात्रा कहते हैं। जब भगवान अपने मौसी के घर जा रहे होते हैं तब उनकी जो वाइफ होती है, उनकी जो पत्नी होती है लक्ष्मी जी, उन्हें वो साथ में लेके नहीं आते, जिसकी वजह से लक्ष्मी जी काफ़ी गुस्सा हो जाती है, क्रोधित हो जाती है और परिणाम ये होता है कि वो गुंडीचा मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ जी का रथ यानी कि जो नंदी घोष है उससे वो तोड़ देती है। ये हेरा पंचमी के नाम से जाना जाता है। रथ का पुनर्निर्माण होता है। भगवान गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर की ओर पुनः वापस लौटते हैं। उनके बड़े भाई बालभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा को तो मंदिर में एंट्री मिल जाती है, लेकिन लक्ष्मी जी अभी भी गुस्सा होती है जगन्नाथ जी से और उन्हें मंदिर में एंट्री करने नहीं दिया जाता। भगवान जगन्नाथ जी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं बट फिर भी उन्हें एंट्री नहीं मिलती है। लास्ट में जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को मनाने के लिए स्वीट्स लेकर आते हैं, रसगुल्ला लेकर आते हैं, लक्ष्मी जी को ऑफर करते हैं। लक्ष्मी जी का गुस्सा शांत होता है और फाइनली भगवान जगन्नाथ जी को मंदिर में एंट्री मिल जाती है। इसे नीलाद्री विजय कहा गया है और इसी दिन उड़ीसा में रसगुल्ला दिवस भी मनाया जाता है और इसी परंपरा के साथ 9 दिनों तक चलने वाला रथ यात्रा का ये उत्सव का भी समापन हो जाता है। ये परंपराएं सैकड़ों हजारों वर्षों से चली आ रही थी और आगे भी चलेगी। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग, यहाँ के शहर और ये धाम बाकी सबसे अलग है, बाकी सबसे खास है। जय जगन्नाथ। मेरी ट्रेन सुबह 6:30 बजे ही पुरी पहुँच चुकी थी और वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि तैयारियाँ पूरे जोरों शोर से चल रही थी। स्टेशन के पास ही टेंट वगैरह का भी इंतजाम किए गए थे ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। ओवरऑल मुझे मैनेजमेंट और व्यवस्था काफ़ी अच्छी लगी, ठीक ठाक ही लगी। फिलहाल तो मैं बीच में हूँ और आज नेत्र उत्सव है। मैंने कहा भी था कि रथ यात्रा से एक दिन पहले नवयौवन दर्शन होता भगवान जी के, बट मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली रिचुअल्स कितने बजे शुरू होंगे। तो मैं अभी मंदिर के लिए निकलूँगा और वहीं पता चलेगा कि भगवान का नेत्र उत्सव कब होने वाला है। अगर आप बीच एडिक्टेड हैं तो आपको ये लहरों का शोर और ये हवाओं का शोर को सुनकर वाकई में रिलैक्स फील हो गई। तो मैं अभी यहीं पर बीच में ही चिलिंग मार रहा हूँ। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मज़े ले रहे हैं समुद्र के लहरों में और ये काफ़ी बढ़िया है। बीच में रिलैक्स करना एक अपना एक अलग ही मज़ा होता है। इस बीच का नाम स्वर्गद्वार बीच है
लोकेशन बढ़िया है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, शाम हो रही है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। नाइट को यहाँ पर मार्केट भी लगता है। मंदिर की दूरी भी 1 किलोमीटर, ये ज़्यादा है नहीं, और रात को भी आप आराम से वॉक वगैरह करने निकल सकते हो। सो इसलिए यहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिलेगी, और शाम होने तक तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पर। फाइनली मिस्टर कैमल भी रेडी है बीच राइड देने के लिए। और एक चीज़ मुझे बहुत काफ़ी अच्छी लगी, वो ये कि बीच में आर्ट्स वगैरह लगाए जा रहे थे। रथ यात्रा के रिलेटेड जितने भी आर्ट्स वगैरह हैं वो सजाए जा रहे थे, तो अट्रैक्टिव लग रही थी, अच्छी लग रही थी। सामने हूँ और जैसे कि अनुमान था, भीड़ काफ़ी है, लोगों की लाइन लगी हुई है नेत्र उत्सव के दर्शन के लिए। रथ सज के तैयार खड़े हैं कल के लिए। मैं अभी आपको पूरा दृश्य दिखाऊंगा कि रथ किस तरह से पूरा सज के खड़े हुए हैं। रथ यात्रा से एक दिन पहले जितने भी रिचुअल्स थे वो फॉलो किए जा रहे थे, और सारे देवताओं के रथ को एक कतार में रखा गया था। जो रथ फ्रंट में है ये जगन्नाथ जी का रथ है, रेड एंड येलो। इसे नंदी घोष कहते हैं। इसकी ऊंचाई 45 फीट है और इसमें 16 व्हील्स होते हैं। इस रथ के सारथी का नाम दारुका है, एंड जो रोप इससे लगी हुई है उसे शंखचूड़ा कहते हैं। रेड एंड ग्रीन कलर का यह रथ लॉर्ड बालभद्र जी का है, जिसे ताड़ ध्वज कहा गया है। इसमें 14 व्हील्स होते हैं और इसकी ऊंचाई तकरीबन 44 फीट के आसपास होती है। इस रथ के सारथी मताली है और इनके रोप को बासुकी कहा गया है। रेड एंड ब्लैक कलर का यह रथ देवी सुभद्रा जी का है, जिसे दर्पदलन कहते हैं। इसकी ऊंचाई तकरीबन 43 फीट के आसपास है, एंड इसमें 12 व्हील्स लगे होते हैं। इनके सारथी का नाम अर्जुना है, एंड इसके रोप को स्वर्ण चूड़ा कहा गया है। थोड़ी देर बाद रथ मंदिर की ओर आगे बढ़ने लगी और लोगों का उत्साह अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। लोग उत्साहित थे और इंतजार में थे कि कब ये रात ढलेगी, कब कल रथ यात्रा शुरू होगी और लोग अपने भगवान का दर्शन कर पाएंगे। जैसे जैसे शाम हो रही थी, लोगों की भीड़ मंदिर के पास होना शुरू हो गई थी। तो अभी मैं रूम जा रहा हूँ, बिकॉज भीड़ बढ़ते जा रही है, तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो सकता था। जितना भी कवर करना था मैंने कोशिश की कि मैं सारा चीज़ कवर कर सकूँ और आपको दिखा सकूँ। रात हो गई थी और मैं आ गया था स्वर्ग द्वार का नाइट मार्केट, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले में बताया था। देखिए इस मार्केट को देख सही नहीं लगे कि नॉनवेज भी यहाँ पर मिल रहे हैं। एटलीस्ट रथ यात्रा के दिन नॉनवेज बैन कर देना चाहिए। जब प्रशासन इतनी सारी व्यवस्था कर रही है तो नॉनवेज तो बैन करवा ही सकती है। बाकी आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप सबको रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूं, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। सारा रिचुअल्स वगैरह मंदिर में होना शुरू हो गई है, तो मैं अब सीधा वहीं निकल रहा हूँ। सुरक्षा व्यवस्था के कारण से मंदिर तक जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया था। ऑटो वगैरह भी नहीं चल रहे थे। मेरे रूम से मंदिर तक की दूरी तकरीबन जो 1 किलोमीटर पड़ती थी, वो रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया गया था। तो इसलिए मैंने लॉन्ग रूट लिया और चल पड़ा मंदिर के लिए पैदल। भारी गर्मी पड़ने के कारण जगह जगह पर लोगों को ठंडक देने के लिए वाटर स्प्रेयर की व्यवस्था भी की गई थी। इतना ही नहीं, जगह जगह पर वॉलंटियर्स द्वारा आने वाले लोगों को पानी, शरबत इत्यादि वगैरह दिए जा रहे थे, ताकि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। 3 रथ को सामने देखकर ऐसा लगा कि जिस मंजिल के लिए सफ़र की शुरुआत की थी, शायद ये वही है। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, खुशी से झूम रहे थे। क्या गर्मी, क्या धूप। जिस भगवान को उन्हें 15 दिनों तक दर्शन नहीं हुए थे, वो भगवान खुद अपने भक्तों को दर्शन देने के ला रहे थे। ये उत्साह, ये ऊर्जा देखने को बनता था। हर कोई उस 2 शब्द के रंग में रंग चुका था। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
कुछ देर बाद भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भाई बालभद्र जी का रथ चलने लगा, आगे बढ़ने लगा और भक्ति से बिल्कुल उत्साह के साथ खींच रहे थे, मानो इसी वक्त का इंतजार कर रहे हो। उसके थोड़ी देर बाद ही देवी सुभद्रा जी का रथ भी आगे बढ़ने लगा। और लास्ट में आगे बढ़ा हमारा जगन्नाथ जी का नंदी घोष रथ। ये वही पल था जिसके लिए लाखों श्रद्धालु, लाखों भक्त, लाखों लोग इस शहर में इस दिन भगवान को देखने आए थे। इतने करीब से रथ को देखना मेरे लिए एक मैजिक की तरह था। इतने करीब से भगवान को देखकर लोगों की प्रार्थनाएं आंसू में बदल चुकी थी। ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था और शायद ही ना मैं कभी देख पाऊंगा। यही इस रथ यात्रा की खूबसूरती है, यही इस रथ यात्रा की खासियत है। कितने करीब से भगवान को देखना शायद कभी पॉसिबल ना हो, लेकिन एक रथ यात्रा ही ऐसा दिन होता है जहां आप अपने प्रभु को इतने करीब से देख सकते हैं, जिसके लाखों लोग इतने दूर से आते हैं, जिसके लाखों लोग इतने मुश्किलें सहते हैं, लेकिन दर्शन करने के बाद वो मुश्किलें, वो परेशानियाँ गायब सी हो जाती हैं। आप देख सकते हैं रथ अभी भी पीछे खड़ा हुआ है। दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, काफ़ी अच्छे से दर्शन हुआ। और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। रथ जो एक ही दिन में गुंडीचा मंदिर तक पहुंच जाती है, वो नहीं पहुंच पाई और 6 साल में पहली बार रथ ग्रैंड रोड में ही रुकी रही। और इतने करीब से दर्शन करना शायद ही कभी पॉसिबल हो जो आज हुआ। और इतने करीब दर्शन के बाद मेरे लिए भी रथ यात्रा का ये सफ़र खत्म हो रहा था और मैं लौट रहा था बहुत सारे अनुभव को लेकर, जिसे शायद ही मैं शब्दों में बयां कर सकूं। मैं यही चाहूँगा कि अगले साल भी ऐसे रथ यात्रा में शामिल हो सकूं, इस अनुभव को महसूस कर सकूं, भगवान के इतने करीब से फिर से दर्शन कर सकूं। जय जगन्नाथ। हर एक पहलू पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि पूरी पहुँचे कैसे। साधनों की कमी नहीं है। अगर आप बस से आना चाहते हैं और आपकी सिटी से बस वेल कनेक्टेड हैं तो आप पूरी बस में भी आ सकते हैं। उड़ीसा के अगर आप हैं तो आपको पूरी के लिए मुझे लगता है कि बस वगैरह मिल जाती होंगी। अगर आप आउटसाइड उड़ीसा हैं तो आप भुवनेश्वर आइए, फिर वहाँ से कोई भी टैक्सी, ट्रेन या फिर बस वगैरह चलती रहती है पूरी के लिए, आप आ सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको भुवनेश्वर में लैंड करना पड़ेगा बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। देन वहाँ से आप कोई भी टैक्सी, कैब या फिर बस, ट्रेन वगैरह करके पूरी आ सकते हैं। बट जो सबसे बढ़िया कनेक्टिविटी मुझे लगती है वो बाई ट्रेन से। हर छोटे बड़े शहरों से जो रेल कनेक्टिविटी है पूरी तक काफ़ी बढ़िया है, तो आप बाई ट्रेन से डायरेक्ट पूरी आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्लानिंग कब से शुरू करनी चाहिए। अगर आप पूरी रथ यात्रा का टाइम आना चाहते हैं और आपको चाहिए कि मंदिर के पास ही रूम्स मिले, तो आपको एटलीस्ट 3 महीने पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिकॉज मंदिर के जो रूम्स होते हैं वो हाईली डिमांडेड होते हैं, पहले बुक हो जाते हैं। बिकॉज मंदिर के रूम से जो व्यू होती है, जो दृश्य होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, आपको भीड़ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। तो वैसे रूम्स के लिए आपको एटलीस्ट 3 महीने पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी में कहीं भी रूम मिल जाए तो आप 1 महीने पहले से बुक कर सकते हैं। मैंने जो रूम लिया था वो मुझे बीच के पास मिला था, स्वर्गद्वार बीच के पास, तो मैंने वो 1 महीने पहले बुकिंग की थी। एंड अगर आप बैचलर हैं तो फिर आप 1 दिन पहले भी आइए, वहाँ पर टेंट वगैरह की व्यवस्था की जाती है, डॉर्मेटरी वगैरह के फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो रहने का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। सबसे बड़ा ये सवाल है कि हम पूरी कब आएँ, रथ यात्रा के दिन आएँ या फिर उससे पहले आएँ या फिर कब आएँ। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी पूरी आना चाहते हैं रथ यात्रा के लिए तो 1 दिन पहले आइए। बिकॉज जब रथ यात्रा होती है उस दिन सारे रास्ते ब्लॉक कर जाते हैं, आपको कोई ऑटो वगैरह मिलेंगे नहीं मंदिर तक जाने के लिए। बिकॉज जो रास्ते हैं वो सारे ब्लॉक होते हैं, सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, जिसकी वजह से रास्ते को ब्लॉक रखा जाता है। तो मैं कहूँगा कि आप 1 दिन पहले पूरी आइए। 1 दिन पहले पूरी आप अगर आएंगे तो आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। बात करते हैं कि कितना खर्चा पड़ेगा। अगर आप पूरी आ रहे हैं, रथ यात्रा से 1 दिन पहले आ रहे हैं, सो रूम्स का आपको तकरीबन 1000 से 1500 के बीच पड़ेगा सिंगल पर्सन का। अगर ये आप पहले बुकिंग करते हैं तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप पूरी के प्लानिंग कर रहे हैं रथ यात्रा के लिए तो एटलीस्ट 2 महीना 3 महीना पहले कीजिए, क्योंकि आपको तब रूम्स रिजनेबल रेट में मिल जाएंगे। अगर आप पूरी जाना चाहते हो रथ यात्रा में उसी दिन ही, तो आपको रूम्स काफ़ी हाईली प्राइस मिलेंगे, इवन रूम्स मिलेंगे भी नहीं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 3 महीने या फिर 2 महीने पहले रूम बुक कर चुके होंगे, एंड उसके हिसाब से आपको 1000 से 1500 के बीच आराम से रूम पर नाइट का मिल जाएगा। और
रथ यात्रा के लिए आई थिंक मेरे हिसाब से 1 नाइट या फिर 2 नाइट काफ़ी है। तो 2000 में रूम्स का लेके चल रहा हूँ। 2000 रूम्स के साथ आपको वहाँ पर खाने पीने की सारी सुविधा मिल जाएंगी एंड फूड फैसिलिटीज़ आपको कोई कमी देखने को मिलेगी नहीं। पर डे का अगर मैं ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर मिला के चलूँ तो 500 रुपये खर्चा आएगा, यानी कि अगर 2 दिन का जोड़ूँ तो 1000 रुपया। ओवरऑल अगर आप पूरी रथ यात्रा से 1 दिन पहले आते हैं तो आपका 3500 में सब कुछ निपट जाएगा। मेरा भी तकरीबन 3500 तक के आसपास ही खर्चा हुआ था। एक और चीज़ गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि रथ यात्रा में सबको पता है कि लाखों की संख्या में भीड़ होती है। अगर आपके कुछ मेडिकेशंस वगैरह चल रहे हैं तो मेडिसिन वगैरह साथ लेके चलें। ऑल्दो वहाँ पर फैसिलिटीज़ जो इंतज़ाम है वो काफ़ी अच्छे किए जाते हैं। वहाँ पर आपको रेड क्रॉस सोसाइटी वगैरह, मेडिसिन फैसिलिटीज़ वगैरह सब मिल जाते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पर बेहोश भी हो रहे थे, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा उतनी भीड़ में ना घुसे, बिकॉज बहुत गर्मी पड़ रही थी इस बार। हो सकता है कि ये हर बार का सीन नहीं है कि हमेशा गर्मी पड़े, लेकिन इतनी भीड़ होती है कि आप जब रथ चलना शुरू होती है तो आप निकल नहीं पाओगे, जिसकी वजह से जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो बच्चे वगैरह होती हैं, उनको तकलीफ हो जाती है। सो ये चीज़ ख्याल रख के चलना ज़्यादा बेटर होगा। रथ यात्रा में जाने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, तो आप भी अगर प्लानिंग कर रहे हैं रथ यात्रा में जाने का, भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद आपको भी चाहिए, तो आप भी प्लानिंग कीजिए। अगले साल हो सकता है कि आपको भी बुलावा आए एंड आप पूरी रथ यात्रा के लिए जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो जय जगन्नाथ। और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।